हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यूपी सर। आज मैं आपको कक्षा 10 के अध्याय 6 त्रिभुज का अध्ययन कराऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप पिछली क्लास कक्षा 9 में अपने अध्याय 7 में त्रिभुज पढ़ा, जिसमें आपको त्रिभुज पर आधारित त्रिभुजों की सर्वांग संबंधित नियम को बताया गया, जिसमें आपको त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियाँ, कम से कम 5 कसौटियाँ बताई गई। सास, आसा, आस, ट्रिपल एस, RHS और एक दो असमिकाएं बताई गई जो आपको त्रिभुजों से संबंधित थी। आपको बताना चाहेंगे कि कक्षा 9 में त्रिभुजों के सर्वांग क्षमता पर आधारित है और कक्षा 10 में अध्याय 6 के अंतर्गत त्रिभुजों के समरूपता पर आधारित अध्ययन है। तो चलिए मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि त्रिभुजों की समरूपता का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो पहले तो त्रिभुजों की समरूपता का उपयोग सबसे सिंपल फंडा है। अच्छा, पहले ये जान लीजिए कि त्रिभुजों की समरूपता सबसे पहले कक्षा 7 में इसका उपयोग किया गया, थोड़ा थोड़ा बहुत उपयोग किया गया। जैसे त्रिभुजों की समरूपता के अंतर्गत मैं बताऊं, त्रिभुजों की समरूपता के प्रयोग से पाइथागोरस सूत्र का निगमन यानी उपपत्ति सिद्ध किया जा सकता है और उसको निकाला जा सकता है, और इसकी सहायता से आपको दैनिक जीवन बड़ा सुदृढ़ होता है। जैसे हम लोग बड़े बड़े वृक्षों की ऊंचाई नापना, किसी बड़े आकार की वस्तुओं का चीज को नापना, तो उसके लिए हम लोग कल्पना किसी दूसरे छोटी वस्तु के साथ उसके समरूप होकर के उसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज कर करके उससे उसका आकलन, उसका माप वगैरह ज्ञात आसानी से कर लेते हैं। समरूपता का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। आगे के चैप्टरों में इसका उपयोग देखने को मिलेगा आपको। तो मैं बता दूं कि समरूपता के अंतर्गत हम लोग समरूप त्रिभुज के भी कुछ कसौटियां त्रिभुज समरूपता के अंतर्गत वही कसौटियां हैं जो कक्षा 9 में आपने सर्वांग समता में पढ़ रखी है, वही उसी पर रिलेटेड इसमें त्रिभुज के समरूपता से संबंधित कसौटियां हैं, कुछ खास नहीं है। और त्रिभुजों के समरूपता से संबंधित में बस उसमें ये था कि उसमें बराबर दिखाना था, इसमें थोड़ा कोणों को बराबर दिखाना है, भुजाओं को अनुपातिक दिखाना है। तो त्रिभुज की समरूपता के सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता दूं और सर्वांग समता का दोनों में डिफरेंस करा दूं कि कक्षा 9 में आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता में पढ़ा कि वे सभी आकृतियां जो समान आकार तथा समान माप की होती हैं वे सर्वांगसम कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे सभी समान त्रिज्या के सभी वृत्त और कापी के सभी पन्ने एक दूसरे से जो वस्तुएं एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले सर्वांगसम होती हैं। अब उसी से आगे बढ़ें तो समरूप क्या होता है? समरूप को इंग्लिश में सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं। तो वे सभी आकृतियां जो समान आकार, दिखने में समान आकार हो लेकिन उनके माप अलग अलग हो, उनके माप क्या हो? अलग अलग हो, वे हमारी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे हमारा साइकिल, हमारे छोटे भाई का साइकिल, सभी वृत्त, बड़ा वृत्त, छोटा वृत्त, बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, लगभग सभी वृत्त और सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं, सभी आयत सर्वांगसम होते हैं। और उसके हिसाब से मैं बताऊं तो कक्षा 10, 6 और 7 में तो इस बात का भी जिक्र है कि छिपकली लगभग क्या कहते हैं मगरमच्छ का समरूप है। तो छिपकली को क्या कहते हैं मगरमच्छ से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जैसा जो होता है ग्रीड को हम लोग डायनासोर से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो इससे समरूप आकृतियां हैं जिनको तो हम लोग समरूप दिखा करके उनका अध्ययन कर लेते हैं। और इसके अंतर्गत खास ज़्यादा नहीं, इस अभ्यास के अंतर्गत समरूप आकृतियों का उपयोग और समरूपता के कुछ नियमों द्वारा पाइथागोरस के प्रमेय की उपपत्ति द्वारा निगमन, पाइथागोरस प्रमेय का निगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या है। तो मैं इस चैप्टर के लिए अध्याय 6 पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है त्रिभुज। पहला मैंने लिखा है सर्वांगसम आकृतियां जो कक्षा 9 में आपने पढ़ रखी है। वे सभी आकृतियां जो समान आकार तथा समान माप की होती हैं सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंस फिगर कहलाती हैं। दूसरा हमने लिख रखा है जो आपके चैप्टर के अंतर्गत है, दूसरा है समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स। 2 या 2 से अधिक वे सभी आकृतियां
जो समान आकार के हों लेकिन उनके माप अलग अलग हों, वे हमारे समरूप आकृतियां कहलाती हैं। वे के बाद मैंने छोड़ दिया, बाकी आप खुद ही होशियार हैं, आप उसको पूर्ण कर सकते हैं उस स्टेटमेंट को, उस कथन को। फिर अथवा में मैंने लिख रखा है, अथवा में लिख रखा है क्या, समान भुजाओं वाले चैप्टर के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत जो हमारी होंगी कथन, उसके लिए मैंने लिखा है। ये तो व्यवहारिक डिफिनेशन हो गया। समान भुजाओं वाले ऐसे बहुभुज जिनके संगत कोण बराबर हों तथा उनके सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों या समानुपाती हों तो वे समरूप आकृतियां कहलाते हैं। और हम लोग को इस चैप्टर में किसको समरूप करना है, त्रिभुजों को समरूप करना है। किसको समरूप करना है, त्रिभुजों को समरूप करना है। बाकी लेकिन हमने लिख रखा है त्रिभुज भी बहुभुज के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख रखा है कि समान भुजाओं वाले ऐसे बहुभुज जिनके संगत कोण बराबर हो तथा उनके सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो तो वे हमारी क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। आगे आप खुद स्टेटमेंट पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं। जैसे मैंने लिखा सभी वर्ग वृत्त, ये त्रिभुज नहीं हो सकता, सभी त्रिभुज नहीं हो सकता, सॉरी, सभी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, त्रिभुज हटा दीजिए। आपका फोटो आपका समरूप है, आपका फोटो आपका समरूप, आप बड़े हैं आकार में, वो आपका छोटा सिंपल है आपका फोटो। मैंने आकृतियां भी बना रखी है। ये बड़ा वृत्त, ब्लैक वाले से मैंने बड़ा वृत्त खींचा है और उसी सेंटर को बनाते हुए नीला वृत्त मैंने खींच रखा है जो हमारे बड़े वृत्त के समरूप है, उसी के जैसा। हमने कहा ना कि आपकी साइकिल और आपके छोटे भाई की साइकिल, उसके भी पहिए गोल होते हैं और मॉडल बिल्कुल ही चेंजिंग करा दिया जाए। ये हमारा बड़ा वाला वर्ग ब्लू कलर से और उसके नीचे छोटा वाला ब्लैक कलर से बना वर्ग, दोनों समरूप हैं। और ये हमारा आयत, बड़ा वाला आयत जो ब्लैक कलर से मैंने बना रखा है, छोटा वाला आयत जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, एक दूसरे के ये समरूप है। त्रिभुज में भी हो सकता है, मैंने त्रिभुज मिटा दिया इसलिए क्योंकि मैंने केवल सभी त्रिभुज लिख दिया था, ये हमसे त्रुटि हो गई थी, इसलिए क्षम्यता। सभी त्रिभुज नहीं होगा, सभी समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके अंतर्गत ये हमने त्रिभुज बना रखा है, नीला वाला त्रिभुज और उसके अंदर एक ब्लैक वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे, दिखने में एक जैसे, सदृशता, जिसे सदृशता कहते हैं। समान आकृतियां, दिखने में आकृतियां समान हो, समान आकृतियां उनके माप क्या हो, अलग अलग, छोटा हो एक बड़ा हो। सभी गेंद हमारे समरूप के अंतर्गत आती है। एक नोट मैंने लिख रखा है आपके लिए, सभी सर्वांगसम आकृतियां कक्षा 9 और 10 में डिफरेंस करने के लिए, सभी सर्वांगसम आकृतियां जो कक्षा 9 में पढ़ा वो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। कक्षा 9 और 10 में मैंने देख रखा है सर्वांगसम समरूप, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। तो अब हम इसके चैप्टर के आगे वाले क्वेश्चन में जो दिया है प्रश्नावली क्वेश्चन वगैरह, उसको हम लोग हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत उसको जस्ट हम उसके बाद ही हल करने वाले हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बताया तो और उनके डेफिनेशन से अवगत कराया, लेकिन मैंने त्रिभुज को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया ये नहीं बताया। चलिए मैं उसको बताता हूँ और आपके त्रिभुज अध्याय 6 के 6.1 प्रश्नावली को उसके साथ ही सरल कर देते हैं, हल कर देते हैं और समझा देते हैं आपको। चलिए, प्रश्नावली 6.1 में पहला दिया है रिक्त स्थानों में सही कथन भरिए। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि समरूप होता क्या है ये तो जान लीजिए। हमने समरूप कहा कि वे बहुभुज, समान भुजाओं वाले ये वे बहुभुज जिनके सभी कोण, संगत कोण समान, लेकिन संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो, वे सभी आकृतियां समरूप कहलाती हैं। तो ये सब बात दिमाग में अपने डाल कर रखे हैं, तो 2 मिनट में आपको समझा दूंगा मैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ एक पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके पीछे मैंने बता नहीं पाया कि समरूप को फिलहाल अपने कक्षा 9 में जानते हैं आप ऐसे दर्शाते हैं और सर्वांगसम को ऐसे सर्वांगसम को ऐसे दर्शाते हैं और समरूप को इसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा, एक ही रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, एक ही टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कभी कभी इसे अंतर से भी दर्शाया जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको रिक्त स्थानों में सही कथन भरना बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, तो सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त
समान त्रिज्या के सभी वृत्त सर्वांशम होते हैं, सबकी एक दूसरे को जब ढक लेते सर्वांशम, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। तो ये सभी वृत्त एक जैसे समरूप सदृशा जैसे करते हैं, सिमिलर, नमूना, सैंपल। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, न कि सर्वांशम। समान त्रिज्या के सभी वृत्त सर्वांशम होते हैं, समान त्रिज्या के सभी वृत्त सर्वांशम होते हैं, लेकिन सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होंगे? हमारे समरूप होंगे। सभी वृत्त हमारे क्या होंगे? समरूप होंगे। यहां समरूप भर देंगे, समरूप होंगे, होते हैं। फिर हमारा दिया है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग। सभी वर्ग अलग अलग भुजाओं के आपके वर्ग हो सकते हैं, लेकिन दिखने में तो वैसे ही होती है, चौकोर एकदम खटकोड़ी और एकदम लाजवाब, क्या कहते हैं, 90 अंश से बनी हुई, प्रत्येक को 90 अंश का। तो सभी वर्ग, सभी समान भुजा वाले वर्ग हमारे सर्वांशम होते हैं, लेकिन समान भुजा वाले वर्ग सर्वांशम, लेकिन सभी वर्ग छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, जैसे मैंने आखिर पिछला वाला बनाया था डेफिनेशन देते समय, सभी वर्ग हमारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग हमारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी लिखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज। अब मैंने अपने डेफिनेशन में लिख दिया था मैंने कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, वो हमारे से गलती हो गया था। सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, उसके लिए क्षमता। सभी त्रिभुजों में जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि आपको सभी कोणों को भी बराबर दिखाना होगा, सभी भुजाओं को भी अनुपात दिखाना होगा। समद्विबाहु नहीं हो सकता। समद्विबाहु इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक कोण अलग अलग हो सकता है, एक उसका कुछ और तो उसका कुछ और भी हो सकता है। तो सभी समद्विबाहु हमारे, सीधी सी बात है, समद्विबाहु नहीं हो सकते। सभी समबाहु त्रिभुज जो है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर इसके नीचे दे रखा है कि भुजाओं की समान संख्या, देखिए डेफिनेशन रिपीट हो रही है समरूपता की, ये तो समरूपता की डेफिनेशन यही है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं कब? जब उनके संगत कोण, जब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। जब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? अनुपाती हो, एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाएं अनुपाती हो, एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती भी लिख सकते हैं। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, वे सभी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो, जैसे मैंने अपने डिफिनेशन में दिया था। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, अगर दो आकृतियां हैं उनका केवल संगत कोण बराबर हो रहा है, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं हो रहा है, अनुपात एक ही अनुपात में नहीं है, तो वे समरूप नहीं होंगे। इस समरूप होने के लिए कोणों का भी बराबर होना निश्चित अनिवार्य है, आवश्यक है, और भुजाओं का भी अनुपात, भुजाओं का भी एक ही अनुपात में होना अति आवश्यक है। दोनों नियम एक साथ लगना आवश्यक है, तब वो दोनों आकृतियां समरूप होंगे, वरना नहीं, मुश्किल है, असंभव। मुश्किल क्या? असंभव। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, दिया है अगला क्वेश्चन आपका दूसरा, भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मैंने लिख रहा है बोर्ड का, भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला दिया समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों को भिन्न भिन्न उदाहरण देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप लिख दीजिए फुटबॉल और छोटा गेंद। फुटबॉल, सॉरी क्षमता, गलत लिख दिया हमने, फुटबॉल और छोटा गेंद। और क्या लिख सकते हैं? और बहुत सारे, छोटी किताब बड़ी किताब, छोटा पन्ना, छोटे किताब के पन्ने, बड़े किताब के पन्ने, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए आपकी कल क्या कहते हैं, हाँ, आपकी किताब छोटी किताब, आपकी साइकिल, आपके भाई की छोटी साइकिल। तो दिखने में सदृश सभी हमारे ग्रह लगभग एक प्रकार से समरूप में आते हैं। असमरूप आकृतियां, असमरूप आकृतियां में क्या हो जाएगा? बहुत सारी चीजें हैं। आप गेंद कर रहे हैं तो मैं बैट कर दूंगा। असमरूप जो आकार, और सॉरी, जो आकार और माप में देखने में एक समान हो। तो मान लीजिए मैंने कहा क्या कहते हैं, मैं एक तरह असमान में असमरूप में आकृतियों में ले लूँ, कुछ ले लूँ, मैं ले लूँ क्या कहते हैं, एक ले लूँ मैं किताब, माप में अलग अलग होना चाहिए, दिखने में एक जैसा। तो इसको मैं ले लूँ, क्या क्या ले लूँ,
गेंद ले लिया और आलू ले लिया, गेंद ले लिया और क्या ले लिया, आलू ले लिया, हो गया समरूप आकृतियां। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। निम्न में कौन कौन समरूप है? तो ए वाले में दो त्रिभुज दे रखा है, एक ए बी सी और एक त्रिभुज पी क्यू आर। तो समरूप चेक करना है, तो समरूप की बातें शर्तें अपने दिमाग में रखिए, क्या है, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। कोण ए, एक कोण ए संगत है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर क्यू के, कोण बी बराबर कोण ए बराबर कोण पी के यानी 80 अंश, कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर कितने अंश, 60 अंश, कोण सी बराबर कोण आर बराबर कितने अंश हमारे 40 अंश। तीनों संगत कोण बराबर हो गए। अब दूसरा नियम क्या है, एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो एक ही अनुपात में क्या कर लें, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ए बी बटा छोटे त्रिभुज का पी क्यू बराबर दूसरे छोटे बड़े त्रिभुज का बी सी बटा छोटे त्रिभुज का क्यू आर और बड़े त्रिभुज का ए सी बटा छोटे त्रिभुज का पी आर ले लीजिए। संगत भुजाएं लिया हमने, संगत भुजाओं को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डैश ए डैश टू पी, अभी लिखना हम बता देंगे, हम अगले वाले ऑप्शन में मैं बता दूंगा। तो ए बी तो ए बी का मान कितना है, ए बी मेरी है 4, बी क्यू मेरी कितनी है 2, ए बी सी मेरी कितनी है 6, क्यू आर मेरी कितनी है 3, ए सी मेरी कितनी है 8, पी आर मेरी कितनी है 4। सबको हल कर दें हम तो देख रहे हैं कि 2 दूना 4, 2 कने 2 दूना 4, 3 कने 3, 3 दूना 6, 4 कने 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 बराबर 2 बराबर 2, यानी सबका अनुपात समान है, सबका अनुपात समान है। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज समरूप है इस सच से। अब उसकी जांच करते हैं, बी वाले में क्या है। बी वाले में देखें तो पहले शर्त में देखें तो पहले तो भुजाओं का अनुपात ये 1.53 1.53 1.53 1.53 यानी 1.5 का दूना 3, सब भुजाओं का अनुपात 60 है और भुजाओं का अनुपात बराबर है। लेकिन हमारे एबीसीडी का जो है, एबीसीडी एक वर्ग है और ये एक वर्ग नहीं, समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते नहीं, तो कोणों का समान होना तो ऐसे ही नहीं, असंभव है। यहां पर इसमें कोण भुजाओं का अनुपात तो समान है, भुजाओं का अनुपात समान है, लेकिन कोण समान नहीं है, इसलिए इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी सर्वांगसम नहीं है चतुर्भुज पी आर एस के। इसका वजह ये, इसलिए एबीसीडी चतुर्भुज एबीसीडी समरूप नहीं है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, क्योंकि इसके तीन भुजाओं का अनुपात तो देख लीजिए ना, इसका है 1.5, इसका 3, अनुपात करेंगे तो 1.5 दूना 3 2 आएगा, 1.5 दूना 3 ये भी 2 आएगा, 1.5 दूना 3 ये भी 2 आएगा, 1.5 दूना 3 ये भी 2 आएगा, सब आ जाएगा। लेकिन ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है,
और ये मेरा क्या है, वर्ग है। और समांतर चतुर्भुज के कोण वर्ग के कोण के बराबर तो होते नहीं, क्योंकि वर्ग के कोण तो प्रत्येक 90 अंश के होते हैं। तो हमें समरूप करने के लिए दोनों शर्तों का होना जरूरी है। समरूप करने के लिए दोनों के दोनों शर्तों का होना क्या है, जरूरी है। पहली शर्त क्या है, उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, चाहे वो कितनी भुजाओं वाला बहुभुज हो। और दूसरी शर्त क्या है, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात उसकी संगत भुजाओं का भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो। इस प्रकार त्रिभुज बहुभुज वाले आकृतियों को हम लोग समरूपता दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में समरूपता पर आधारित थेल्स प्रमेय और अन्य एग्जाम्पल्स प्रश्नावलियां मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।